नमस्कार दोस्तों, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल कराएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी पुलिस में अभी एनालिसिस के आधार पर जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आज हल कराएंगे। जो मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा चल रही है उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, हम आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को 5/9 और 11/18, 13/24 और 17/26 में 36 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न दी है 5/9 और कितनी दी है हमारी 11/18 और माइक नहीं इसका 11/18 और 13/24 और 17/26। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो भिन्न में होता क्या है, सबसे छोटी जो भिन्न होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है, अगर इनके हर बराबर हो, मतलब यदि हर बराबर हैं तो सबसे बड़ी भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा होता है। ठीक है, यदि इनके हर बराबर हों, ये अगर बराबर हों तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा, और सबसे छोटी कौन होगी, जिसका अंश छोटा होगा। तो इनके हम सबसे पहले हर बराबर कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 9, 18, 24 और 36 का इनका एलसीएम कितना होगा, 216। अब 5/9 मतलब इसको 216, 5/9 है तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसको 216 बनाने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 3, 9 चौक 36, 24 से गुणा करानी पड़ेगी। तो इसकी 24 से करानी पड़ेगी, तो इसकी भी 24 से करानी पड़ेगी। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120/216। तो इसका आ जाएगा 120/216। तो इसका नीचे तो सबका 216 ही रहेगा ना, एलसीएम इसका 216 है। तो 18 की मल्टीप्लाई कराओगे जब 216 बनाने के लिए कितने से कराओगे, 216 से भाग दे दो 18 को, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 3, 9 चौक 36, 12 से। तो 11 × 12 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 12 × 12, 12 × 12 132 आ जाएगा इसका अंश। सबका अंश देखते रहो। फिर 24 को 216 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, 216/24, 3 × 24, 3 × 7 3 9 से करोगे तो 13 × 9, 9 3 27, 2 9 9 2 11 17 और 36 को 216 बनाने के लिए 216/36 कितना हो जाएगा, 6 से करोगे 17 × 6 102। तो इनमें देखिएगा सबसे बड़ा अंश किसका है, 132, 117, 102 और 120 में 132 किसका है, 11/18। ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 17 वाली, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी क्योंकि इसका अंश 102। ठीक है, इस तरीके से कर लिया, या भाग दिल से कर दीजिएगा, 5/9 दशमलव लगा के ऐसे 9×45। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा
कि एक खेल के मैदान की परिधि 44 सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर बाहर से 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला एक वृत्तीय पथ है। वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल कितना है? तो एक खेल का मैदान है ये, ठीक है, इसकी परिधि दी हुई है। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr कितना दिया हुआ है? 44, ठीक है। तो इससे हम r निकाल सकते हैं। 2π × r का पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि इसका आंसर जो है पाई में ही आ रहा है 44। नहीं, इससे यहाँ पे इसका पाई का मान रख दीजिए तभी r निकल कर आएगा। 22 दूना 44, तो r बराबर कितनी आ जाएगी? 7। मतलब इस खेल के मैदान की जो परिधि है r बराबर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर बाहर से 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक वृत्तीय पथ है। मतलब एक जो ये पथ बना हुआ है, इसकी जो त्रिज्या दी हुई है ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। यदि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है इसका, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा? इस बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई का मान ऐसे रखेंगे r²। इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक, मतलब 7 ये 4 ये 11 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा? 121 पाई, ठीक है। अब इस छोटे वाले का कितना हो जाएगा? इस छोटे वाले का यहाँ लिख देते हैं पाई r²। पाई इसकी r कितनी है? 7 7 49 पाई हो जाएगा। अब बड़े वाले क्षेत्रफल में से 49 पाई, मतलब छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 121 पाई माइनस 49 पाई। तो कितना आ जाएगा हमारा? 11 में से 4 के 7, 72 पाई। ये हमारे इसका क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आ जाएगा? 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से हल होगा। लिखा है √3⁵ गुणे 9² बराबर 3⁻n इंटू 3√3 है। तो n का मान कितना होगा? इसका मान पूछ रहा है हमसे। तो अंडर इसका मान कितना होता है? 1/2। मतलब जहाँ पर से हमको रूट हटाना है ये वहाँ पर हम 1/2 लिख सकते हैं। तो हम फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 3⁻1/2 गुणा में दिया हुआ है 5। इसे हम 3 ही बनाएंगे, इनके सिमिलर इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3² ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है बराबर 3⁻n इंटू 3, इसकी पावर 1 हो जाएगी। गुणा में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 3⁻1/2, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखते हैं 3⁻1/2। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3⁵5/2 गुणा 3⁵2 दूनी गुणा हो जाएगी ना खत्म की, तो हो जाएगा 4 बराबर 3⁻n इंटू, ये अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो सीधे यहाँ पे पहले लिख लो फिर जोड़ देंगे 3⁻1/2। अब ये कितना हो जाएगा हमारा? 5/2 + 4 3 की पावर, ठीक है, बराबर 3⁻n + 1 + 1/2। अब क्या हो जाएगा? आधार समान है तो घातों का हम जो है घातों को बराबर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 दूनी 8, 8 5 13/2 बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3/2, हो जाएगा हमारा 2n +
3/2 सही है। अब 2 से 2 कट जाएगा, अब आ जाएगा 13 बराबर 2n + 3, मतलब 2n बराबर कितना हो जाएगा 13 - 3 10, n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो n का मान हमसे पूछ रहा है जो कितना निकल कर आएगा हमारा 5। ठीक है, इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। और एग्जाम में आप ये सब स्टेप बीच बीच के हमने समझाया है, ये सब गायब कर दोगे तो ये छोटा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक फुटकर विक्रेता ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसमें 21% का लाभ शामिल हो। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना था। तो इसमें दिया हुआ है कि अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसमें 21% का लाभ हो। तो मतलब उसका क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना है 100 रुपये। इस पर 21% का लाभ हो तो MRP कितनी उसको अंकित करनी पड़ेगी 121। अब कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे, मतलब इस पर अगर 12% की छूट देता है, बट्टा कितना देता है इस पर MRP पर 12%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 121 इंटू 12% छूट मतलब 88/100। अब इसको हम गुणा करा देंगे 121 इंटू 88, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 है 9, वही हो जाएगा फिर। तो हम जब इसकी 121 और 88 की गुणा कराएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 10,648/100, तो 0.2 के बाद आ जाएगा 106.48। ये है इसकी सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस कितनी थी 100, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा CP SP माइनस CP, SP माइनस CP। SP कितना है 106.48 माइनस 100, तो 6.48 रुपये का इसको वास्तविक लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिख रहा होगा आप लोगों को। दिया हुआ है कि अंजलि ने चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 10% वार्षिक दर से 25,000 रुपये उधार लिए। उसने 1 वर्ष के बाद 15,000 रुपये चुकाए। दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना चाहिए जिससे कि वह उधार को पूरी तरह से चुका सके। तो उसने कितना रेट कितनी दी हुई है हमारी 10% और 25,000 रुपये उधार लिए, मतलब मूलधन कितना लिया है 25,000 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने 1 वर्ष के बाद 15,000 रुपये चुका दिए। अब ये तुम्हारा समय कितना मान लीजिएगा 1 वर्ष। अब 25,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ रखा होगा, ये बराबर P 1 + R/100/n। ठीक है, इससे कर लीजिएगा या देखिएगा 25,000 1 वर्ष का है तो किसी भी बिल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब 10 रखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 + 10/100 11/10, तो कितना हो जाएगा हमारा 00, 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22 × 5 = 27, 27,500 रुपये टोटल उसका मिश्र धन बनेगा। ये बराबर होता है ना, ये उसका मिश्र धन बनेगा 27,500 रुपये 1 वर्ष का, और उसने 15,000 रुपये दे दिए। अब 15,000 रुपये इसमें से हम कर देंगे माइनस, तो हमारे पास कितना बचेगा 12,500 रुपया। अब 12,500 रुपया बचा है, इस पर फिर 10% की दर से 1 वर्ष के लिए फिर ये चलेगा। अब कह रहा है कि उसे कितना अंत में उसे कितना राशि दे कि उसका पूरा जो है जो उसने लिया था या उस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगकर मिश्रधन बना है वो सब उसका चुकता हो जाए। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, एक 12,500 भी दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा होगा नहीं। अब 12,500 पर
12,500 पर फिर से ये लगेगा रेट 11/10 का। ये हमारा कितना हो जाएगा? 11/55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 2 13, 13,750 रुपया अब उसका फिर से बन गया। अब तो उसको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा? पूरा मूलधन उसका लिया था वो चुक जाएगा। 13,500 रुपया हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा होगा कि माता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। यदि माता और पिता की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 8:9 है तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसमें दिया हुआ है माता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुना है। माता और पुत्र की 1, माता की कितनी हो जाएगी? 4, पुत्र की आयु की 4 गुना है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। कब? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले थी तो यहाँ पे 5 वर्ष लिख देंगे। अब इसमें हम गुणा करा देंगे इस तरीके से। 4 एकम 4, 7 एकम 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 7 5 35 और ये 5। अब इन दोनों का अंतर इनके अंतर के बराबर रखना है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 3। इन दोनों का अंतर है 30, मतलब 1 यूनिट का मान निकल कर आ गया 10। तो ये वर्तमान आयु थी माता और पुत्र की। तो माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट 10, तो 4 का 40। ये कितनी हो जाएगी? 10। अब क्या कह रहा है? यदि माता और पिता की वर्तमान आयु के बीच 8:9 का अनुपात, मतलब माता की आयु और पिता की आयु के बीच वर्तमान अनुपात ये दिया हुआ है। वर्तमान अनुपात है 8:9। तो माता का 8 का हमको पता है कितना मान है? 40। 1 का कितना हो जाएगा? 5। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 9 5 45 वर्ष। वर्तमान आयु पिता की कितनी है? 45 वर्ष। ठीक है, अब इसको आपको देखिए हम समझाते हैं फिर से एक बार। सवाल में कहा है कि माता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 1 मान लेते हैं और उसकी 4 गुना मतलब 4। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना। ये 5 वर्ष पहले का अनुपात हम यहाँ पे लिखते हैं। उसका जो पुत्र की आयु थी उसकी 7 गुना थी, मतलब इसकी 1 है तो इसकी 7 हो जाएगी, 7 गुना। 5 वर्ष पहले कहता है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अगर 10 वर्ष पहले कहता है तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये त्रियक गुणा कराई जाती है। ठीक है, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर आता है वो इन दोनों की जो अप्लाई कराई थी हमने उनके अंतर के बराबर रख देते हैं। तो हमको 3 यूनिट का मान कितना निकल कर आया? 30, तो 1 का 10। तो वर्तमान आयु माता की कितनी हो जाएगी? 40। अगर 5 वर्ष पहले पूछता तो ये कितना हो जाता है? 7.70 और 10। एक आयताकार क्षेत्र जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 352 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है, उसको फिट करने के लिए टाइलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके के सवालों में हम क्या करते हैं? टाइलों की संख्या बराबर क्या होता है? आयताकार क्षेत्र जो है उसका क्षेत्रफल। जैसे आयताकार इसमें दिया हुआ है क्षेत्र, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे 1 ईंट या टाइल जो दिया हुआ है, टाइल का क्षेत्र। तो हमारी टाइलों की संख्या निकल कर आ जाती है। तो उसमें आयत का लंबाई कितनी दी हुई है इसकी क्षेत्र की? 352 और चौड़ाई दी हुई है 100। तो
तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 352 इंटू 100 अपान में एक टाइल का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी 10 और 8 तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 8 इससे ये चला जाएगा 8 चक्कू 32 और 8 चक्कू 32 मतलब 440 टाइलें ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल हम ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अब कह रहा है कि 62% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 144 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया है। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि डाले गए मतों में से कोई भी मत अमान्य नहीं था। तो हम मतों की संख्या मान लेते हैं 100। ठीक है, अब कह रहा है कि 62% मत प्राप्त करने वाला, इसको 62% मतलब 62 मिलेगा एक को। उम्मीदवार तो 2 होंगे, दूसरे वाले को तो कितने मिले होंगे 100 माइनस 62 कितना बचेगा 38। ठीक है, इसको 38 मिले होंगे। अब कह रहा है कि जो जिसको 62% मिले हैं इसको 144 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। मतलब इन दोनों का अंतर जो है कितना है 144। इन दोनों का अंतर यहाँ पे है हमारा 12 माइनस 8 4, 5 माइनस 3 2, 24। इन 24 के बराबर हमको दिया गया है 144। मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 12 बराबर 244, 2 6 12। एक यूनिट का मान हमको 6 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कुल डाले गए मत कितने हैं 100। तो एक का मान 6 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 100 इंटू 6 600। मतलब डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है 600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि दूध और पानी को बर्तन ए में 5:1 और बर्तन बी में 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि दोनों बर्तनों से मिश्रण की समान मात्रा निकाली जाती है और किसी अन्य बर्तन सी में डाली जाती है तो बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक हमारा बर्तन ए है, एक हमारा बर्तन बी। इसमें दूध और पानी का अनुपात इसमें बर्तन ए में क्या है 5:1 और बी में कितना है 4:3। अब इसमें इनको दोनों को मिश्रित करके एक बर्तन सी में डाला जाता है। इसमें मिल्क और वाटर का हमसे रेशियो पूछा। तो इसमें हमारा मिल्क कितना हो जाएगा 5/6, वाटर कितना हो जाएगा 1/6, टोटल कितना होगा 6। तो ये 5 है मतलब 5/6 हिस्सा है ना 1/6। इसमें कितना हो जाएगा 4/7, 3/7। तो मिल्क को मिल्क से जोड़ देंगे और वाटर को वाटर से, मतलब 5/6 यहाँ पे 5/6 प्लस 4/7 रेशियो 1/6 प्लस 3/7। तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 7 5 35/42, 7 6 42। ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, 6 3 18/42। तो 42 से 42 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 59 और ये कितना हो जाएगा 25। ये कटेगा तो है नहीं। उसी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 59/25। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मिल्क और वाटर का सी में कितना अनुपात होगा 59 और 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम कराते हैं। आप लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और सेशन को लाइक करो और जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर कीजिएगा इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हम आप लोगों को कराते हैं। जो दिख रहा होगा लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व राम और मोहन की आयु का अनुपात 1:2 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। यदि राम जो है रमेश से 3 वर्ष बड़ा है तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व राम और मोहन की आयु का अनुपात। राम
और मोहन, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना है हमारा? 1:2। यह है 5 वर्ष पूर्व। फिर 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगी। मतलब 3 राम की हो जाएगी और 4 मोहन की। ये 5 वर्ष पहले का है और ये 5 वर्ष बाद का है। मतलब ये हमारा 5 वर्ष पहले और ये हमारा 5 वर्ष बाद। इसको वर्तमान में आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। इसको फिर जो है 5 वर्ष आगे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तो टोटल यहाँ पे कितना लिखेंगे? 10। अब इसकी इससे गुणा करा देंगे। 3 दूनी 6, 4 एकम 4। इसके इससे कराएंगे 30, इसका हो जाएगा 40। अब इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर कर देंगे। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। इन दोनों का अंतर 10। 1 यूनिट का मान निकल कर कितना आ जाएगा? 5। अब राम की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 5। मोहन की कितनी थी 5 वर्ष पहले? 10। ये 5 वर्ष पहले थी तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 5 ऐड करोगे इसमें दोनों। रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष, ठीक है, रमेश की। और मोहन की हो जाएगी 15 वर्ष। अब कह रहा है सवाल कि यदि राम रमेश से 3 वर्ष बड़ा है, राम जो है रमेश से 3 वर्ष बड़ा है, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? 7 वर्ष। 3 वर्ष बड़ा है ना, -3 कर दो, 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे इसको।